इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तीतिला, कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 10 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप कक्षा 9 में आदिकाल और भक्तिकाल के विषय में पढ़ चुके हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित काल में यहाँ कक्षा 10 में 2 काल को और बढ़ा दिया, रीतकाल और आधुनिक काल। ये रीतकाल का समय सन 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। इसको घुमाकर आपसे एक क्वेश्चन करता है कि रीतकाल की समय सीमा बताइए, तो आप भ्रम में न पड़ें, सीधे लिख दें कि सन 1643 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी तक। अब आइए आपको रीतकाल के विषय में हम बतलाते हैं। रीतकाल हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतकाल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल की अवधि क्या है, समय सीमा क्या है, आप अपने बुद्धि से सोच करके बतला सकते हैं कि रीतकाल के नाम से जाना जाता है कौन काल, उत्तर मध्यकाल। अर्थात उत्तर मध्यकाल का भी समय 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। इस रीतकाल को ही एक दूसरे नाम से उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। इस काल में श्रृंगारिक और लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। श्रृंगारिक का मतलब इस काल के रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, सघनता थी और लाक्षणिक ग्रंथों की रचना हुई। इस काल में रीति संबंधी, यहाँ पर आप समझ लें, रीत का मतलब होता है रीति रिवाज, परंपरा। रीत का मतलब होता है रीति रिवाज, परंपरा। तो उन परंपराओं से संबंधित रचनाएं हुई, इसलिए इस काल को रीतकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रीतकाल? इसलिए कि इस काल में रीति संबंधी रचना हुई, जिसके कारण इस काल को रीतकाल कहा जाता है। अब आइए रीतकाल की विशेषता के विषय में हम आपको बतला दें। रीति ग्रंथों का निर्माण, पहले ही बताया कि इस काल में किस ग्रंथों की रचना हुई, रीति संबंधी रचना हुई। तो रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ, रीत परंपरा पर आधारित ग्रंथों का निर्माण हुआ। श्रृंगार रस की प्रधानता, इनके काव्य में श्रृंगार रस की सघनता थी, प्रधानता थी। इनकी भाषा क्या थी, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। जो भी रचनाएं इन लोगों ने लिखा, ब्रज भाषा को ही स्थान दिया। छंद, सवैया और दोहा छंदों का प्रयोग हुआ। इस काल की रचनाओं में अक्सर देखा जाएगा, अक्सर मिलता है कि सवैया और दोहा छंदों का ही प्रयोग मिलेगा। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, रीतकाल के कवि राजाओं के दरबार में रहते थे। जिस राजा के दरबार में रहते थे उसी राजा की प्रशंसा करते थे। ये कवि, रीतकालीन कवि जिस राजा के दरबार में रहते थे, जिनके आश्रय में रहते थे, उन्हीं की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर किया करते थे। और कला पक्ष की प्रधानता, अब आप समझ नहीं पाएंगे कला पक्ष होता क्या है। तो कला पक्ष किसको कहते हैं, यह देखना है। भाषा, रस, शब्द योजना, छंद, उक्ति वैचित्र, उक्ति लावण्य आदि को ही हम कला पक्ष कहते हैं। तो इस काल के ग्रंथों में कला पक्ष की भी प्रधानता है। एक बार फिर ध्यान दे लीजिए कि रीतकाल का समय क्या बताए हम, सन 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक।
हम पूछें उत्तर मध्यकाल का समय सीमा, तो यही होगा, रीतकाल को ही उत्तर मध्यकाल कहते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया। अब देखिए, इस काल में श्रृंगारिक और लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। कैसी रचना हुई? श्रृंगारिक, श्रृंगार रस प्रधान और लाक्षणिक ग्रंथों की रचना हुई। इस काल में रीति संबंधी, रीति रिवाज परंपराओं से संबंधित रचना हुई, जिसके कारण इस काल को रीति काल कहा जाता है। अब इसको एक क्वेश्चन के रूप में पूछेगा कि रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है, या उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है? तो आप सीधे लिखेंगे कि इस काल में रीति संबंधी रचना हुई, जिसके कारण इस काल को रीतकाल कहा जाता है। अब देखिए रीतकाल की विशेषताएं। पहले बताए रीति ग्रंथों का निर्माण। इस समय में रीत परंपरा पर से संबंधित ग्रंथ बनाए गए, ग्रंथों का निर्माण हुआ। श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ब्रज भाषा को अपनाया गया, ब्रज भाषा को ही अपनाकर रचना हुई। छंदों में सवैया और दोहा छंद को अपनाया गया। सवैया और दोहा छंद का ही प्रयोग मिलता है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता ये कवि जो है, ऋतकालीन कवि किसी राजा के दरबार में रहते थे, तो ये रात दिन उन्हीं की प्रशंसा में जुड़े रहते थे, उन्हीं की प्रशंसा में अपनी रचनाएं करते थे। और कला पक्ष के विषय में बताया। कला पक्ष की प्रधानता तो भाषा, रस, शब्द योजना, उक्त वैचित्र और उक्त लावण्य आदि को ही हम कला पक्ष कहते हैं। धन्यवाद।